नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना उपकश्यप। मुझे ड्रग दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अहमदाबाद प्लेन हादसे के एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद हो जाने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एक पायलट दूसरे से पूछ रहा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरा जवाब देता है नहीं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से खबर की है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक होने की तरफ इशारा करता है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जारी फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ से कुछ देर बाद ही मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बच सका। आइए अब जानते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विच का काम क्या होता है और उसकी तकनीक कैसे होती है। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लेवल के पास होता है। ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और इसका मुख्य काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना, रन पोजीशन, या बंद करना, कट ऑफ पोजीशन है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 में 2 इंजन है तो 2 स्विच होंगे, एक बाएं इंजन के लिए, एक दाएं इंजन के लिए। रन पोजीशन क्या होता है वो जानते हैं। जब स्विच रन पर होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। इससे इंजन चालू रहता है और विमान को थ्रस्ट मिलता रहता है। और कट ऑफ पोजीशन जब स्विच को कट ऑफ पर किया जाता है तो फ्यूल वाल्व बंद हो जाता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। इससे इंजन तुरंत बंद हो जाता है। फ्यूल कंट्रोल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इनमें डिटेल्ड एक तरह का लॉक होता है जो इन्हें अपनी पोजीशन में स्थिर रखता है। स्विच को हिलाने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए: पकड़ना, डिटेंड और बाहर निकालना, यानी कि रिलीज करना। ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है जो गलती से धक्का लगने से दब जाए और खुल जाए। आइए अब AAIB की रिपोर्ट को आसान भाषा में समझते हैं। 12 जून 2025 का दिन एयर इंडिया का B7878 विमान दिल्ली से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान सुबह 11:17 पर उतरा और इसे बे 34 पर पार्क किया गया। क्रू ने टेकलॉन में स्टार बॉक्स पे XDCR स्टेटस मैनेज के लिए पायलट डिटेल रिपोर्ट दर्ज की, PDR यानी कि दर्ज की। ये एक सेंसर होता है जो विमान के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टेल का हिस्सा होता है जो पिच कंट्रोल करता है और पोजीशन भी नापता है। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो ये स्टेटस मैसेज ट्रैक करके लॉन में दर्ज करता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। इसका काम फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को स्टेबलाइज करना और स्थिरता बनाए रखना है ताकि विमान और स्थिरता नियंत्रित बने रहें। इसे फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल के हिसाब से ठीक किया गया और विमान को 12:10 दोपहर के रिलीज कर दिया गया। विमान को फ्लाइट AI-171 के रूप में अहमदाबाद से लंदन ग्रेटिव एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। इसका एस्टिमेटेड डिपार्चर टाइम 1:10 था। फ्लाइट को ATPL होल्डर, PIC CPL होल्डर और को पायलट और 10 केबिन क्रू के साथ संचालित किया जाना था। ATPL यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, यह पायलट की सबसे उच्च स्तरीय लाइसेंस होती है जो बड़े कॉमर्शियल फ्लाइटों को उड़ाने की अनुमति देता है। PIC यानी पायलट इन कमांड, यह मुख्य पायलट होता है जो विमान की पूरी जिम्मेदारी लेता है। निर्णय लेने और फ्लाइट ऑपरेशन का अंतिम अधिकार उसी के पास होता है। CPL यानी कि कॉमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस, ये लाइसेंस कॉमर्शियल फ्लाइट को उड़ाने के लिए होता है, लेकिन ATPL की तुलना में कम अनुभव और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। को पायलट PIC का सहायक होता है जो उड़ान के दौरान सहायता करता है, जैसे नेविगेशन, कम्युनिकेशन, कई बार विमान उड़ाने की जिम्मेदारी भी लेता है। इस फ्लाइट में CPL होल्डर को पायलट फ्लाइंग PF था, यानी कि टेक ऑफ और उड़ान के दौरान विमान को वो नियंत्रित कर रहा था। दोनों पायलट मुंबई बेस्ड थे और पिछले दिन अहमदाबाद पहुंचे थे। फ्लाइट से पहले पर्याप्त रेस्ट लिया था। इस फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित को 8200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट को भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी दोनों ही एक्सपीरियंस पायलट थे। 11:55 सुबह AI-171 के क्रू हवाई अड्डे पहुंचते हैं और प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से गुजरे। इसमें वो फ्लाइट के लिए फिट पाए गए। उड़ान से पहले एक जरूरी प्रोसेस होता है ये जो किया गया। 12:35 दोपहर के 12:35 पर CCTV रिकॉर्डिंग में क्रू को सुबह बोर्डिंग गेट पर पहुंचते देखा गया। विमान में 230 यात्री थे, 15 बिजनेस क्लास और 215 इकोनॉमी क्लास में थे, जिसमें 2 शिशु भी थे। विमान में 54,200 किलो ईंधन था और लोड ट्रिम शीट के अनुसार
टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलो था। अधिकतम अनुमति वैसे 2,18,183 किलो की होती है। उपलब्ध परिस्थितियों में टेक ऑफ के लिए गणना की गई वी स्पीड थी V1 153 नॉट्स, VR 155 नॉट्स, V2 162 नॉट्स। दुर्घटना के बाद ASMGCS रिप्ले भी किया गया। V1, VR और V2 वो खास गति है जो बताती है कि विमान कब रुक सकता है, कब उड़ान शुरू करेगा और उड़ान के सुरक्षित ऊंचाई कैसे पाएगा। ASMGCS रिप्ले की दुर्घटना की जांच के लिए विमान की जमीन पर हरकतों की वीडियो जैसे रिकॉर्ड किया गया ताकि ये समझा जा सके कि टेक ऑफ से पहले क्या क्या हुआ था। अब जानते हैं कि 1:18 पर क्या हुआ था। 1:18 पर विमान को बे 34 से निकलते हुए देखा गया। 1:25 पर विमान को टैक्सी क्लियरेंस मिली। 1:26 पर विमान वे से टैक्सी करने लगा। विमान टैक्सी R4 से रास्ते 23 तक लाया गया, बैट्रिक किया गया और लाइन अप किया गया। 1:37 पर टेक ऑफ क्लियरेंस में हुआ। 1:37 में विमान ने रोल शुरू किया। EAFR डेटा, फ्लाइट डेटा ऑफ कॉकपिट की आवाज रिकॉर्डिंग कहता है कि विमान ने टेक ऑफ के डिसीजन स्पीड V1 को पार किया। 1:38 पर विमान ने 155 नॉट्स VR स्पीड हासिल की। 1:38 पर विमान के एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड में बदल गए। 1:38 पर विमान ने अधिकतम 180 नॉट्स AIS की स्पीड हासिल की। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक बंद हो गए। 1 सेकंड के अंतराल के बाद रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। रन N1 और N2 की गति टेक ऑफ वैल्यू से कम होने लगी क्योंकि इंजनों के ईंधन सप्लाई बंद हो गए। 1:38 पर रैम एयर टाइबर रैट ने काम करना शुरू कर दिया। 1:38 पर विमान का APU इनलेट डोर खुलना शुरू हो गया। APU यानी कि लग्जरी पावर यूनिट, एक छोटा इंजन जो विमान को बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है। खासकर जब मुख्य इंजन बंद हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो इनलेट डोर खुलने से APU को हवा मिलती है ताकि ये चालू हो सके। इस मामले में APU इनलेट डोर खुलना शुरू हुआ और तब तक विमान क्रैश कर चुका था। कॉकपिट बॉक्स रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछता हुआ सुना जाता है कि कट ऑफ किसने किया और क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुआ। रैम का एक छोटा सा टरबाइन होता है जो आपातकाल में हाइड्रोलिक पावर देता है। 1:38 पर इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ हो गया और वो रन में आया। जब फ्यूल कंट्रोल स्विच को उड़ान से देखता है तो कट ऑफ से रन में काम किया जाता है। तो प्रत्येक इंजन का फुल अथॉरिटी डबल इंजन कंट्रोल FADEC स्वचालित रूप से रिलाइट और थ्रस्ट रिकवरी सीक्वेंस को मैनेज करता है, जिससे इंजन 1 की गति कोर स्पीड जो कम हो रही थी वो रुक गई, फिर बढ़ने लगी और इंजन धीरे धीरे ठीक होने की ओर बढ़ा। इंजन 2 दोबारा चालू हुआ लेकिन उसकी गति कम होने से नहीं रुकी। इसे बढ़ाने के लिए बार बार ईंधन डाला गया पर सफलता नहीं मिली। 1:39 पर एक पायलट ने मेडे 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 ट्रांसमिट किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यानी ATCO ने कॉल साइन के बारे में पूछा। ATCO ने जवाब दिया। ATCO को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा विमान हवाई अड्डे की सीमा से बाहर क्रैश हो गया है और उन्होंने आपातकाल प्रक्रिया शुरू कर दी। 1:39 पर विमान के डेटा रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 1:44 पर क्रैश फायर टेंडर रेस्क्यू के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकली। एविएशन एक्सपर्ट और कमर्शियल पायलट कैप्टन स्टीव के अनुसार कुछ खास स्थितियों में पायलट एक या दोनों स्विच को कट ऑफ कर सकते हैं। सिंगल इंजन फेलियर, पायलट ट्रेनिंग में एक इंजन फेलियर होने पर 400 फीट से ऊंचे कुछ नहीं छू पाते। पायलट को चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए और हर कदम पर डबल कंफर्मेशन करना होता है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ करने से पहले दोनों पायलट आपस में कंफर्म करते हैं। और दूसरा होता है डबल इंजन फेलियर। इस स्थिति में फ्यूल स्विच को कट ऑफ करने और तुरंत वापस रन करना होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई जिसमें दोनों स्विच कट ऑफ को छोड़ दिया जाए, खासकर टेक ऑफ के तुरंत बाद। तो क्या ये पायलट की गलती थी? अगर एक इंजन फेल हुआ और पायलट ने गलती से दूसरा फ्यूल कंट्रोल स्विच भी कट ऑफ कर दिया तो क्या ये संभव है? इसकी संभावना बहुत कम है। दोनों स्विच को गलती से कट ऑफ में डालना असंभव सा लगता है। क्या ये गलती से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्विच सामान्य लाइट स्विच जैसे नहीं होते। इन्हें ऑपरेट करने के लिए खास मेहनत चाहिए। इन्हें 2 उंगलियों से पकड़ना पड़ता है, डिटेन्ड से बाहर निकालना पड़ता है और फिर कट ऑफ पोजीशन में रिलीज करना पड़ता है। ये कोई आकस्मिक गलती नहीं हो सकती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब शायद ही हमें कभी मिले, पर कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जनता को चाहिए। रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डर की बातचीत भी बताई गई, जिसमें पायलट एक दूसरे से कह रहे थे कि तुमने फ्यूल ऑफ क्यों किया? दूसरा कह रहा था मैंने नहीं किया। यह साफ बताता है कि दोनों घबराए हुए थे और असमंजस में थे। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी अचानक हुई तो क्या फ्लाइट सिस्टम में कोई ऐसा फेलियर मैकेनिज्म नहीं था? क्या स्विच इतनी आसानी से गलती से मूव हो सकते हैं? हकीकत यह है कि इन स्विच को कट ऑफ पर डालने में मेहनत लगती है।
FAA अमेरिका एविएशन रेगुलेटर पहले ही इन स्विचों की लॉकिंग सिस्टम की कमजोरी की चेतावनी दे चुका था, मगर कोई सुधार नहीं किया गया। और अब जब हादसा हो चुका है तो सबकी नजर में एक आसान रास्ता दिख रहा है, पायलट पर सारा दोष डाल दो। क्यों? क्योंकि पायलट तो अब रहे ही नहीं, वो जवाब नहीं दे सकते, ना कोई सफाई ना कोई काउंटर। मरने वालों पर सारा दोष मर दो और कंपनी, विमान निर्माता और मैनेजमेंट एजेंसियों को साफ बचा लिया जाए। यही नहीं, एयर इंडिया ने तुरंत प्रेस बयान में कहा कि हमने ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, विमान तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट था। यानी हर सवाल को गोलमोल कर दो, सीधा जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लो। क्या एक पायलट जिसने हजारों घंटे की उड़ान भरी हो इतनी बड़ी गलती करेगा? और अगर करेगा तो क्या विमान के सिस्टम में कोई अलार्म नहीं बजता? विमान इंडस्ट्री में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्या ऑटोमेटिक सेफ्टी कट ऑफ या फिर रिकवरी सिस्टम नहीं था? इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि जवाब देने वाला पायलट अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है, मरने वालों को ही कसूरवार ठहरा दो। हादसे के बाद जो परिवार अपने बच्चों और घर वालों को खो चुके हैं, क्या उन्हें यह जवाब काफी है? क्या सिस्टम की जिम्मेदारी खत्म हो गई है? क्या विमान कंपनियां और रेगुलेटर हमेशा ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? यह हादसा सिर्फ पायलट की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और गैर जिम्मेदारी की तस्वीर है। आज पायलट नहीं है, इसलिए उसे दोषी ठहराना सबसे आसान है, मगर सच्चाई यही है कि जब तक कंपनी, निर्माता, रेगुलेटर सबकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे फिर से होते रहेंगे और हर बार किसी न किसी इंसान के ऊपर दोष डालकर कहानी खत्म कर दी जाएगी। बहरहाल ये तो शुरुआती रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखना यह भी होगा कि क्या इन्हें कोई जिंदा आदमी दोषी मिलता है या सारा दोष किसी मरे हुए पर ही डाल जाएंगे फिर से। तब तक देखते रहें आप तर्कवाज शो। नमस्कार, मैं आदित्य रवि।